गुड मॉर्निंग बच्चों। इक्विलिब्रियम 2 आज हम स्टार्ट करेंगे। इट इज आयोनिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम जो 1 है वो पहले से यूट्यूब पर है। लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज एन इलेक्ट्रोलाइट? इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस होता है जो एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट हो जाता है, लाइक NaCl. इफ आई ऐड दिस NaCl इनटू वाटर इट विल बी आयोनाइज्ड। Na प्लस और Cl नेगेटिव में ब्रेकअप हो जाता है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। अगर हम एग्जाम्पल लें ग्लूकोज का C6H12O6, इसको अगर हम वाटर में ऐड करते हैं तो आयोनाइज नहीं होता, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। यूरिया भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, सुक्रोज भी नहीं होता। इलेक्ट्रोलाइट जो डिसोसिएट हो जाए या आयोनाइज हो जाए, या हम इसे कह सकते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट करता है? ऑफ कोर्स आयोन्स करते हैं। ये 2 टाइप्स का होता है, वीक विच डिसोसिएट टू स्मॉल एक्सटेंट इन एक्वस सॉल्यूशन, जैसे कि NH4OH है। सपोज इसके मैं 10 मॉलिक्यूल वाटर में ले लेती हूं, राइट? इनमें से 5 या 3 डिसोसिएट होंगे, बाकी नहीं होंगे। मीन्स यू विल गेट 3 NH4 प्लस 3 OH नेगेटिव। बाकी 7 क्या करेंगे? बस वो आते जाते रहते हैं, इक्विलिब्रियम प्ले करते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली आयोनाइज या डिसोसिएट नहीं होता, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसके अगर मैं 10 मॉलिक्यूल लेती हूं तो 10 के 10 आयोनाइज हो जाएंगे, ये नहीं होंगे। ये वीक है। NH4OH, CH3COOH भी वीक होता है, राइट? ये ग्लूकोज तो मैंने वैसे ही बताया कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, जैसे NaOH, KOH, HCl एटसेट्रा। लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, NH4OH वीक बेस है, CH3COOH वीक एसिड होता है। व्हाट इज ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ? ये हमारा, अब देखो इस चैप्टर में हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग तो पढ़ना नहीं। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है हमें हर वो रिएक्शन कंसीडर करनी है जिसमें ये वाला सिंबल होता है, राइट? वही तो होता है जो रिएक्शन रिवर्स हो सकती है उसी का तो इक्विलिब्रियम अटेन होगा। तो अंडरस्टूड है, हम इस चैप्टर में वीक एसिड, वीक बेस और जो भी वीकली आयोनाइज होता है हम उनके बारे में पढ़ेंगे, राइट? सबसे पहले हम वीक इलेक्ट्रोलाइट, रादर आई कैन से हम वीक एसिड को कंसीडर कर लेते हैं, राइट? CH3COOH एक वीक एसिड है, इसको वाटर में ऐड किया। इस सिंबल का मतलब है कंप्लीट नहीं होगी रिएक्शन, रिवर्सिबल है। तो CH3COO प्लस H3O पॉजिटिव, ये ब्रेक हो गया। हमने क्या सीखा इक्विलिब्रियम 1 में? वेर एवर दिस सिंबल विल बी देयर, वहां पे K विल मेक एन एंट्री। अब K ने एंट्री मारी, मैंने A क्यों लिखा? K होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, A का मतलब है एसिड। ध्यान से देखो, हम लास्ट में पढ़ा दिस इनटू दिस, प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन ऊपर आएगी, ये देखो, रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन नीचे आएगी। यहां पर वाटर भी आना चाहिए था, लेकिन वाटर की कंसेंट्रेशन हम 1 ले लेते हैं। वाई? बिकॉज वाटर इज टेकन इन एक्सेस हियर। यही वाटर K के साथ मिलके Ka बन चुका है, राइट? जब 2 कांस्टेंट मिल जाते हैं तो नया कांस्टेंट हो जाता है Ka। A हमने क्यों रखा? कोई खास बात है? यस, एसिड को कंसीडर करेंगे तो Ka लेंगे। अगर ये वीक बेस होता तो हम Kb लेते। वेरी सिंपल। सो Ka इज एसिडिटी कांस्टेंट। अच्छा, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ये है K की वैल्यू हायर होगी का मतलब है H3O पॉजिटिव की संख्या ज्यादा है, मीन्स उतना ज्यादा एसिडिक होगा। तो हायर द वैल्यू ऑफ Ka, हायर इज द एसिडिक स्ट्रेंथ, यानी कि उतने ज्यादा H प्लस आयोन को प्रोड्यूस करेगा, राइट? तो Ka की वैल्यू ज्यादा, लेकिन प्रॉब्लम तो ये है आजकल Ka का क्वेश्चन आता ही नहीं। क्वेश्चन आता है pKa क्या होता है? पावर रेस टू Ka, जैसे pH होता है ना, ऐसे pKa है। इसकी वैल्यू है माइनस लॉग ऑफ Ka। इसका एक्सप्रेशन है pKa इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ Ka। इससे साफ पता चल रहा है कि Ka की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो pKa की वैल्यू कम होगी, और जितना कम pKa होगा उतना ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर होगा। मीन्स रिवर्स है, Ka ज्यादा तो एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा, pKa अगर ज्यादा तो एसिडिक कैरेक्टर कम, रिवर्स हो जाएगा। चलो इस एक्सप्रेशन को हम दोबारा ले लेते हैं। अगेन आई हैव रिटन CH3COH प्लस वाटर, CH3COO प्लस H3O पॉजिटिव। अगर अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, लेट्स सपोज इसकी कंसेंट्रेशन CV हैव टेकन इन द बिगिनिंग, इन दोनों की 0 है, बिकॉज जब हमने इसको वाटर में भी ऐड ही नहीं किया तो स्टार्टिंग में इन दोनों की कंसेंट्रेशन 0 है। जब इक्विलिब्रियम रीच हो जाता है, इसकी अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो बच कितने गए? 1 माइनस अल्फा।
तुम ऐसे हिसाब लगाओ कि मान लो ये 20% डिसोसिएट हो जाता, तो हम क्या लिखते, 100 माइनस 20 चला गया, 80 बच गया। तो C जो स्टार्टिंग में कंसेंट्रेशन थी वो इंटू 1 माइनस अल्फा, बिकॉज अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी कि अल्फा मॉलिक्यूल टूट चुके हैं, इधर पहुंच चुके हैं। तो इसके बचे कितने, 1 माइनस अल्फा इंटू C। इनके कितने प्रोड्यूस हुए, अगर इसके 20 डिसोसिएट हुए हैं तो इसके 20 प्रोड्यूस होंगे, अगर इसके अल्फा डिसोसिएट हुए हैं तो इसके अल्फा प्रोड्यूस होंगे। C क्यों लगाया, क्योंकि अल्फा इज फॉर 1, तो इंटू C आएगा। C हमने पता नहीं कितना लिया, 3, 4, 5, वी डोंट नो। सो C अल्फा वंस अगेन Ka इज इक्वल टू दिस इंटू दिस अपॉन दिस आएगा। सो C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C इंटू 1 माइनस अल्फा। C से C कैंसिल हो गया, वी आर लेफ्ट विथ C अल्फा स्क्वायर। देखो यहाँ पे 1 माइनस अल्फा आना चाहिए था, तो हमने 1 क्यों लिखा, इसका मतलब ये हुआ कि हमने अल्फा को इग्नोर किया तो जरूर इसकी वैल्यू 1 से बहुत थोड़ी आती होगी। यस, अल्फा इज मच 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 लेसर देन 1। वाई, जब सॉल्यूशन 5% होता है या इसके आसपास होता है तो हम लोग इसकी कंसेंट्रेशन को निग्लिजिबल ले लेते हैं। मीन्स अल्फा की, सॉरी नॉट कंसेंट्रेशन, अल्फा की कोई वैल्यू नहीं होती है, राइट। तो इन कंपैरिजन टू 1 हम लोग इग्नोर करेंगे। अब तुम सोच रहे हो कि मैम ऊपर क्यों नहीं करा, अरे वहां तो ऊपर तो अकेला है, नीचे 1 माइनस अल्फा। मैं तुम्हें कहूं कि 1 मान लो समुंदर है, सी है, उसमें से 1 बकेट वाटर की आपने निकाल ली, मैं पूछूं हाउ मच वाटर इज लेफ्ट बिहाइंड, कितना सिली क्वेश्चन है, लगभग उतना। दैट्स व्हाई वी हैव टेकन 1, बिकॉज अल्फा जो है 1 से बहुत लेसर होता है। तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया कि A इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर। अब इसे कभी मत भूलना, दिस इज ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। एसिडिटी कांस्टेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू C कंसेंट्रेशन इंटू अल्फा का स्क्वायर, और अल्फा स्क्वायर Ka अपॉन C आ जाएगा, अल्फा इक्वल टू Ka अपॉन C। ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया, राइट। सेम यही एक्सप्रेशन बेस के लिए भी होगा, मैं यहां लिख देती हूं छोटा सा। देखो, अगर हम NH4OH को कंसीडर करें प्लस वाटर, ये बेस की बात चल रही है, NH4 प्लस OH नेगेटिव। अब इसमें क्या बन जाएगा, Kb, बिकॉज इसकी कंसेंट्रेशन 1 है तो इसकी कंसेंट्रेशन ऊपर आएगी, NH4 पॉजिटिव OH नेगेटिव, नीचे आ जाएगा कंसेंट्रेशन ऑफ NH4OH, राइट। और दूसरे वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं, इसकी कंसेंट्रेशन हमने स्टार्टिंग में C ली, इन दोनों की 0 है, और इक्विलिब्रियम पर मान लो अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये कितना बच जाएगा, C इंटू 1 माइनस अल्फा, ये वाला, और ये C अल्फा ऊपर वाले की तरह, तो यहां पर भी C अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। देखो, बेस होता है तो हम Kb लिख देते हैं, एसिड होता है तो हम Ka लिख देते हैं, एक्सप्रेशन तो सेम ही रहना है, या फिर अल्फा वीकेंड से अंडर रूट Kb अपॉन C का अंडर रूट आ जाएगा, राइट। एसिड होता है तो हम Ka लिखते हैं, वीक बेस होगा तो Kb लिखेंगे, दोनों को ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ कहते हैं। इसे हम डिसोसिएशन कांस्टेंट भी कह देते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट। इसमें भी Pkb होगा, वही सेम, Kb ज्यादा तो बेसिक कैरेक्टर ज्यादा, Pkb ज्यादा तो बेसिक कैरेक्टर कम आ जाएगा, राइट। सेम चीज वाटर के लिए भी होती है। इसको करने से पहले हम लोग वाटर का भी देख लेते हैं। जैसे एसिड का था वैसे ही बेस का था, और अब वाटर का भी है। देखो, वाटर का केस लेते हैं। जो वाटर हम ड्रिंक करते हैं या जो भी हम वाटर यूज करते हैं, उसमें ही एक वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे को बोलता है चल तू मुझे H दे दे, मैं ले लेता हूं। सो मान लो इसने H एक्सेप्ट कर लिया, एक मॉलिक्यूल ने, दूसरे ने H दे दिया, तो H3O पॉजिटिव OH नेगेटिव। अब यहां पर भी K लगेगा, क्योंकि मैंने बोला ना जहां पर भी ये सिंबल होगा वहां इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंट्री मारेगा। अब इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का नाम Ka होगा अगर ये एसिड होता, Kb होता अगर ये बेस होता, नाउ इट इज Kw क्योंकि वाटर है। सो इक्वल टू, इन दोनों की कंसेंट्रेशन फिर से 1 है तो दिस इंटू दिस आ जाएगा, मीन्स H3O पॉजिटिव और OH नेगेटिव आ जाएगा। नीचे तो ये दोनों इधर आ गए ना, Kw। दिस इज आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ये देखो, Kw H प्लस का स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि जितने H प्लस हैं, अब तुम सोचो कि यहाँ पे H3O पॉजिटिव लिखा है, एक ही बात है। H प्लस भी लिख सकते हो, H3O पॉजिटिव, दिस इज राइट, दिस इज मोर राइट रादर आई कैन से, बिकॉज H प्लस एज सच वाटर में एग्जिस्ट नहीं करता, H प्लस वाटर में इस अवस्था में एग्जिस्ट करता है, तो दोनों का मीनिंग सेम होगा। ये लगाओ, ये लगाओ, तो H प्लस OH नेगेटिव Kw का एक्सप्रेशन है। हम Kw इक्वल टू H प्लस का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिकॉज जितने ये हैं उतना ही ये है।
Kw की वैल्यू बाय एक्सपेरिमेंटेशन इट हैज बीन फाउंड टू बी 10 टू द पावर -14 जो कि फिक्स है। एक क्वेश्चन था वाटर में एसिड डाल दो, Kw की वैल्यू क्या हो जाएगी? सॉरी, नहीं बदलेगी, विल रिमेन द सेम। वाटर में बेस डाल दो तो भी सेम रहेगी। अच्छा, H प्लस की कंसेंट्रेशन, ये अगर 10 की पावर -14 है तो H प्लस कितना होगा? अंडर रूट 10 की पावर -14 मीन्स 10 की पावर -7। तुम ऐसे समझो जो पानी हम रोज पीते हैं उसमें H प्लस के आयोन की संख्या 10 टू द पावर -7 है, कंसेंट्रेशन 10 टू द पावर -7 है। अब याद करो जो pH का स्केल है वो बीच में 7 क्यों आता है? इसी की वजह से। अगर ड्रिंकिंग वाटर में H प्लस का जो कंसेंट्रेशन है 10 की पावर -6 होती तो pH का मिडिल पॉइंट 6 होता, ना कि 7 होता। अब समझ में आया कि -7 का 7 से क्या कनेक्शन है? जो pH का टेबल है ना उसका मिडिल पॉइंट 7 इसीलिए है। सपोज किसी प्लैनेट पर H प्लस की कंसेंट्रेशन 10 टू द पावर -6 है तो उस प्लैनेट पर ये जो pH का स्केल होगा उसका न्यूट्रल पॉइंट 6 होगा, ना कि 7 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम वाटर को हीट कर दें, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन Kw? इट इंक्रीजेस, टेम्परेचर बढ़ेगा Kw बढ़ेगा। अगर Kw बढ़ेगा तो इन दोनों की संख्या बढ़ेगी, इन दोनों की संख्या बढ़ेगी तो H प्लस की संख्या बढ़ेगी, वो बढ़ेगी तो वाटर एसिडिक। वैसे तो OH भी उतना ही बढ़ेगा, बट ये है कि Kw इंक्रीज हो जाएगा, डिसोसिएशन ऑफ वाटर विल इंक्रीज, और Kw तो इंक्रीज हो ही रहा है, लिख दिया। एक और मिलता जुलता क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर? पहली बात, मोलैरिटी होता क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन। अब उसने बोला प्योर वाटर, कुछ हमने डाला तो है नहीं, इनडायरेक्टली इसका मतलब है 1 लीटर वाटर में कितने मोल्स होंगे। अब 1 लीटर वाटर 1000 ग्राम के इक्वल है, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाता है 55.55। What is the molarity of pure water? 55.55 because 1 liter water यानी कि 1 किलोग्राम वाटर में 55.55 मोल्स होते हैं। अब चलते हैं एसिड और बेस के कॉन्सेप्ट पे, राइट? डिफाइन एसिड्स एंड बेसिस ऑन डिफरेंट बेसिस का मतलब क्या है, मैं आपको यहां समझाती हूं। सी, एसिड और बेस कौन होता है इसके बारे में 3 जो है कॉन्सेप्ट्स हैं। एक है आर्हीनियस। आर्हीनियस कहता है जो भी सब्सटेंस H प्लस देगा इन एक्वस सॉल्यूशन में वो एसिड होगा, जो OH नेगेटिव आयोन्स देगा इन एक्वस सॉल्यूशन में वो बेस होगा। तो इसके हिसाब से HCl, HNO3 ये सब एसिड्स हैं, इसके हिसाब से NaOH, KOH ये बेसिस होते हैं। ओके, उसके बाद आए ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी। इन्होंने कहा जो H प्लस डोनर होगा वो एसिड होगा, तो आर्हीनियस कहता है मैंने भी तो यही बोला है, कहता है हाँ हम दोनों का एसिड सेम है। HCl, HNO3 भी इसके एग्जाम्पल भी हैं, बट कहता है बेस वो है जो H प्लस एक्सेप्टर होगा। यहाँ पे ये डिफरेंट हो गया। अब इसने OH का नाम भी नहीं लिया ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी ने। चलो इसके हिसाब से कौन कौन एसिड है? HCl एसिड है, कैसे? बिकॉज H प्लस देता है, ये Cl नेगेटिव और H प्लस देता है। H2SO4 भी एसिड है, H प्लस और HSO4 नेगेटिव हो जाएगा। HNO3 भी एसिड है, H प्लस प्लस NO3 नेगेटिव। HF भी एसिड है बिकॉज ये भी H प्लस और F नेगेटिव दे रहा है। अब तुम सोच रहे होगे इसकी बारे में तो मैंने कुछ नहीं लिखा, यहाँ इतनी लंबी कहानी क्यों लिख दी? एक लॉजिक है, देखो ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी के हिसाब से अगर HCl एसिड है क्योंकि इसने H प्लस दिया, जो दूसरी स्पीशीज है माइनस वाली, अब ये H प्लस एक्सेप्ट भी तो कर सकती है, तो यानी कि ये सारे क्या हो गए? ये बेस हो गए, और उसने नाम दिया कॉन्जुगेट बेस। HCl का कॉन्जुगेट बेस Cl नेगेटिव है, H2SO4 का कॉन्जुगेट बेस HSO4 नेगेटिव है, HNO3 का कॉन्जुगेट बेस NO3 नेगेटिव है। हाउ वी विल कम टू नो? बाय लीविंग H। आप H प्लस को रिमूव कर दो, जो भी बचेगा वो हमारा कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, एसिड या कॉन्जुगेट एसिड बेस में किस चीज का डिफरेंस है? H पॉजिटिव का। अगर मैं आपसे बोलूं HSO4 कौन है, एसिड है कि बेस है? ब्रॉन्स्टेड के हिसाब से आप कहेंगे दोनों है। H प्लस अगर ये एक्सेप्ट करेगा तो ये बेस बन जाएगा, और जब ये HSO4 नेगेटिव H प्लस देगा तो ये एसिड बन जाएगा। कितना सिंपल है। तो
कॉन्जुगेट एसिड बेस में H प्लस का डिफरेंस होता है। अब कंफ्यूजन कहाँ होता है, हम चलो इसके बाद पहले हम लिविस का कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। आर्हीनियस ने बोला H प्लस डोनर एसिड, OH नेगेटिव डोनर बेस। ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी सेड H प्लस डोनर एसिड बट H प्लस एक्सेप्टर इज अ बेस। यहां से एक नया कॉन्सेप्ट आया कॉन्जुगेट एसिड बेस का पेयर विच डिफर बाय H पॉजिटिव आयोन, जैसे कि दोनों का काम करता है, राइट। और मैंने पहले भी बोला क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, राइट डाउन द कॉन्जुगेट बेस ऑफ HF। आप इसमें से H निकाल देना, वॉट एवर विल बी लेफ्ट बिहाइंड विल बी नोन एज कॉन्जुगेट बेस। फिर आए लुइस भैया। लुइस भैया कहते हैं यार जरूरी तो नहीं है सब में H प्लस OH नेगेटिव होना चाहिए, देना चाहिए। सिंपल सा फंडा है, एसिड वो होगा जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होगा, जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करेगा वो एसिड है, और बेस वो होगा जो लोन पेयर डोनर होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का डोनर है। इसके एग्जाम्पल हैं NH3 अमोनिया, RNH2 अमोनिया के सारे डेरिवेटिव जितने भी होंगे उनके सिर पे एक लोन पेयर होता है तो दे कैन डोनेट। ऐसे ही वाटर भी लुइस बेस होगा क्योंकि इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और दुनिया भर की जितनी भी नेगेटिव स्पीशीज है जिन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा वो सारे के सारे लुइस बेस हो जाएंगे। लुइस एसिड कौन है, दुनिया के सारे प्लस वाले बंदे, बिकॉज वही तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे। और दूसरा बोरोन का खानदान बहुत भुक्खा होता है बिकॉज इट इज ऑलवेज हैविंग वन वेकेंट ऑर्बिटल। जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होगा वो इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करेगा और वो लुइस एसिड कहा जाएगा। एग्जाम्पल BCl3 AlCl3 दोनों एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं, और SnCl4 इट इज हैविंग वन वेकेंट ऑर्बिटल, और FeCl3 इसके पास भी वेकेंट ऑर्बिटल होता है। ये आपको रटना पड़ेगा। और सारे पॉजिटिव जितने भी पॉजिटिव हैं वो सारे के सारे लुइस एसिड का काम करेंगे। 3 कॉन्सेप्ट हो गए। एसिड और बेस की कहानी आज भी हम तीनों मानते हैं। अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है, एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस है। ये ब्रॉन्स्टेड लॉरी का कॉन्सेप्ट है जो मैंने बताया, लुइस का है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, H प्लस का डिफरेंस है। कॉन्जुगेट एसिड जो है ना कॉन्जुगेट बेस और H प्लस देगा। व्हाट आर द कॉन्जुगेट बेसिस ऑफ HF, H निकाल दो, F नेगेटिव। H2SO4 का H निकाल दो, HSO4 नेगेटिव हो जाएगा। HCO3 पे पहले से एक नेगेटिव है, एक H निकाल दो तो 2 नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है कॉन्जुगेट एसिड बताना है इसका। जिसका कॉन्जुगेट एसिड बताना होता है उसको H प्लस दे दो। NH2 नेगेटिव में H प्लस आएगा तो NH3 बन जाएगा। NH3 में एक और H एंट्री मारेगा तो NH4 पॉजिटिव हो जाएगा, HCOOH हो जाएगा। ये देखो ये आंसर्स है जो मैंने बताया वही है। फाइंड कॉन्जुगेट एसिड और बेस ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज। HNO2 एक एसिड है, आपको कैसे पता, H प्लस देगा भाई ये, तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या है, NO2 नेगेटिव। HClO4 भी एसिड है, इसका कॉन्जुगेट बेस है ClO4 नेगेटिव। H को निकाल दो 1 नेगेटिव हो जाएगा। F नेगेटिव बट पहले से ही नेगेटिव है तो ये बेस होएगा, इसको H प्लस दे दो। Cn नेगेटिव तो इसमें H दे दो, HCN। OH नेगेटिव वाटर। CO3 2 नेगेटिव है तो एक H दे दो, 2 में से एक नेगेटिव रह जाएगा। S2 नेगेटिव है, एक H और ऐड कर दो, HS1 नेगेटिव हो जाएगा, राइट। क्लासीफाई फॉलोइंग इनटू लुइस एसिड एंड बेसिस। H2O 2 लोन पेयर हैं, लुइस बेस, बोरोन भुक्खा एसिड, प्लस वाले सारे एसिड, अमोनियम प्लस एसिड, OH नेगेटिव बेस, F नेगेटिव बेस, H पॉजिटिव एसिड, लुइस एसिड आई मीन टू से। BCl3 वंस अगेन वेकेंट ऑर्बिटल वाला बंदा, लुइस एसिड। AlCl3 लुइस एसिड, अमोनिया लोन पेयर इसके सिर पे है तो लुइस बेस हो जाएगा। राइट एक्सप्रेशन फॉर डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड एंड ऑफ बेस। Ka इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर हम पढ़ चुके हैं, Kb इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, पुराना क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द, देखो सीबीएसई के लिए जितना मैं करा रही हूं इतना मोर देन सफिशिएंट है, आपको इतना ही करना है, ठीक है, इसे ज्यादा नहीं करना। हाँ कंपटीशन में है तो आप ज्यादा कर सकते हैं। राइट द फैक्टर्स अफेक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रो एसिड्स। हाइड्रो एसिड्स का मतलब होता है H भैया होने चाहिए। 2 बातें हैं, हायर द बॉन्ड लेंथ, लोअर इज द बॉन्ड एनर्जी एंड हायर इज द एसिडिक करेक्टर। ओके 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 ओके, इसका मीनिंग क्या है। सपोज इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ HF, HCl, HBr, HI. If I ask you out of all these which is the strong acid, तो आप क्या कहेंगे, इसकी बॉन्ड लेंथ छोटी है बिकॉज फ्लोरीन का साइज छोटा है।
क्लोरीन बड़ा होता है तो बॉन्ड लेंथ बड़ी है, HBr की और ज्यादा है, HI की सबसे ज्यादा है। जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है वो जल्दी टूटता है, ये जल्दी टूटेगा, जो जितनी जल्दी टूटेगा उतनी जल्दी H+ देगा। सो स्ट्रॉन्ग एसिड ये है इन सब में से। दूसरी बात, जिसकी पोलैरिटी ज्यादा होगी उसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। अब यहां पे कौन सा एग्जाम्पल आएगा, देखो CH4, C से अगला मेंबर कौन होता है, नाइट्रोजन, अमोनिया, उससे नेक्स्ट कौन होता है, ऑक्सीजन, उससे नेक्स्ट कौन होता है, फ्लोरीन। ये थे ग्रुप में, आपको पता है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक ही ग्रुप के मेंबर हैं। ग्रुप में तो हम बॉन्ड लेंथ देखते हैं, अब ये पीरियड है ना, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। अगर इनमें से एसिडिक कैरेक्टर चूज करना हो तो हम ये देखते हैं किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, इसकी, तो यहां पे एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा इसका होगा। देखा, इनमें से कंपैरिजन किया तो HF भैया फुस निकले, HI जीत गया। और अगर हम ऐसे पीरियड में चलते हैं तो मिथेन की कोई वैल्यू नहीं है, HF सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो दो क्राइटेरिया हैं, या तो हम पोलैरिटी देखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखेंगे, या फिर बॉन्ड लेंथ वाला फंडा लड़ाएंगे। दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं pH पे। व्हाट इज pH? pH इज डिफाइंड एज नेगेटिव, ये नेगेटिव है, लॉग रिदम लिखा हुआ है, लॉगरिदम ऑफ H+ आयोन कंसेंट्रेशन। फाइनली वी कैन से दिस इज द फॉर्मूला, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H+ कंसेंट्रेशन। जैसे pH होता है वैसे POH होता है, यहाँ पे H+ लिखा, यहाँ पे OH नेगेटिव लिख दिया जाएगा, ठीक है। और pH + POH होता है 14 इज इक्वल टू ऑल्सो इक्वल टू pKw। ये KW वही है 10 की पावर -14 वाला, ठीक है। सो ये हो गया। राइट रिलेशनशिप बिटवीन Ka, Kb एंड pK एंड pKb ऑफ कॉन्जुगेट। देखो कॉन्जुगेट एसिड बेस की बात चल रही है। कॉन्जुगेट एसिड बेस कौन होता है, जैसे मैं HCl और Cl नेगेटिव की बात करूं, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। इस केस में Ka इंटू Kb Kw के इक्वल होता है। इस वाले केस में सब सारे एसिड बेस नहीं, कॉन्जुगेट वाले में होता है, ठीक है। उसके बाद है pH का स्केल, जैसे कि तुमने 10th में पढ़ा, 7 न्यूट्रल होता है, इधर एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है और इधर हमारा बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। राइट द pH वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग। देखो हम pH निकालेंगे, ठीक है। pH के क्वेश्चंस मैं आपको यहां कराती हूं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट pH ऑफ 10 की पावर -3 मोलर HCl। मोलर का मतलब होता है कंसंट्रेशन, राइट। सो यहां पे pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H+ की संख्या कितनी है, इतनी, सो माइनस लॉग ऑफ 10 की पावर -3। अब pH इज इक्वल टू, ये -3 जो पावर होती है ना, ये आगे आ जाती है, -3 इंटू log 10 तो 1 होता है, तो आंसर आ गया +3। सो pH इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट, pH ऑफ 10 की पावर -5 मोलर HCl का निकालो, तो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 10 की पावर -5। बताने की जरूरत नहीं है, 5 ही आंसर आएगा, अंडरस्टूड है। वो 3 आया तो ये 5 आएगा। चलो, pH ऑफ 10 की पावर -8 मोलर HCl। अब तो मन में सोच रहे होगे कि pH 8 आएगा। नो 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 नो, रॉन्ग है। अगर ये रॉन्ग है तो ये आपने क्यों किया, ये भी तो यही था, पावर थी, 5 है, 3 है। नो, 10 की पावर -8 मोलर का मतलब है वाटर कहता है कि मुझ में पहले से इतने HCl हैं, सॉरी H+ हैं, पहले से हैं, तो ये हंसने लग जाता है, यार तुम्हारा तो H+ बड़ा कम है, मेरे में पड़े हुए हैं। अगर ये क्वेश्चन आ जाए, ये वैसे IIT का क्वेश्चन है, आया हुआ वहां पे, pH ऑफ 10 की पावर -8 मोलर HCl का pH निकालना है, तो हम ये नहीं लिख सकते pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 10 की पावर -8, नहीं लिख सकते। खुद सोच के देखो, मैंने वाटर में एसिड डाला तो pH 8 कैसे हो सकता है, मोर देन 7 तो बेस होता है। यस, तो इस केस में क्या करेंगे, हम लिखेंगे H+ की कंसेंट्रेशन 10 की पावर -7 प्लस 10 की पावर -8 होगी। इसको ऐड क्यों किया, यहां क्यों नहीं किया था, क्योंकि ये ऑलरेडी H+ से ज्यादा है वाटर से, ये वाटर से कम है, तो हमें ऐड करना पड़ता है। सो 10 की पावर -7 का मतलब एक ये भी होता है, और 10 की, हम आपको पता होगा डिफरेंट पावर को हम ऐड नहीं कर सकते। अब इनको ऐड कैसे करें, पावर सेम होनी चाहिए। 10 की पावर -8 का दूसरा मतलब होता है 0.1 इंटू 10 की पावर -7, तो ये हो गया 1.1 इंटू 10 की पावर -7।
राइट। अब हम pH निकालेंगे माइनस लॉग ऑफ 1.1 इंटू 10 की पावर -7, ये दोनों मिलके तो +7 हो जाएंगे। अब इसका क्या होगा, माइनस लॉग 1.1। अब ये कैसे निकालेंगे, +7 माइनस, डेसिमल से पहले जितने भी डिजिट्स होते हैं ना उसमें से 1 माइनस कर दो, 0 आ जाएगा। डिजिट एक ही डिजिट है ना, 1 मत देखो, डिजिट की संख्या 1 है तो 1 में से 0 माइनस करें, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा पॉइंट। अब लॉग टेबल कैसे देखते हैं, 11 का 0 के नीचे देखेंगे, आई थिंक है मेरे पास, राइट। 11 का 0 के नीचे देखेंगे, देखो 11 का 0 के नीचे, ये तो एंटी है, लॉग कहाँ गया, ये रहा। इलेवन का 0 के नीचे 0414 लिखे, 11 का 0 के नीचे, 11 का 1 के नीचे, 11 का 2 के नीचे, हमें तो 0 चाहिए। 0414 तो इसको 7 में से माइनस कर दो, माइनस 0.0414, 10 में से 4 गए 6, 9 में से 1 गया 8 एंड 9 में से 4 गया 5, ये 9, 6.95 आंसर आ जाएगा। इसका pH है 6.95। आ गया समझ में, धीरे धीरे लॉग भी तुम्हें समझ में आ जाएगा करना क्या है। नेक्स्ट देखो, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं करा पाऊंगी इसमें मैं, क्योंकि उसकी pH की अलग से बनानी पड़ेगी, बट बेसिक बता देती हूँ। नेक्स्ट, कैलकुलेट pH ऑफ 0.003 मोलर HCl, इकट्ठा लिख लेती हूँ सारा, 0.005 मोलर NaOH, 0.002 मोलर HBr, 0.002 मोलर NaOH, इन सब का pH निकालना है, ठीक है। पहले हम फर्स्ट उठा लेते हैं, pH इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इंटू 10 की पावर -3, बेटर, इट इज 5 इंटू 10 की पावर -3, 2 इंटू 10 की पावर -3, 2 इंटू 10 टू द पावर -3, वी कैन राइट डाउन। पहले फर्स्ट उठा लेते हैं, pH इज माइनस लॉग ऑफ H की कंसेंट्रेशन, देखो HCl है ना, तो ये H+ की कंसेंट्रेशन है, तो लॉग 3 इंटू 10 की पावर -3, अभी बताया है ना, ये वाला हिस्सा तो +3 हो जाएगा, फिर माइनस लॉग 3, ओके। सो 3 माइनस, अब इसके पीछे डेसिमल नहीं है, अपने आप ही लगा लो डेसिमल, तो डेसिमल्स, क्योंकि जब लास्ट अंडरस्टूड है, जो भी वर्ड लिखा होता है उसके पीछे डेसिमल ही होएगा। सो डेसिमल से पहले एक ही डिजिट है, 1 में से 1 माइनस करो 0 पॉइंट। अब 30 का 0 के नीचे देखेंगे, 30 का 0 के नीचे, ये देखो 30 का 0 के नीचे 4771, बस आंसर आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा, कितना आएगा, 2.53 आंसर आ जाएगा। pH हो गया सेकेंड। अब हमें निकालना है इसका pH, 0.005 मोलर NaOH का pH निकालना है, मीन्स 5 इंटू 10 की पावर -3 मोलर NaOH, राइट। आपको पता है ये NaOH है, इसका pH कैसे निकलेगा, पहले हम POH निकालेंगे, क्योंकि OH है ना, बेस है, HCl होता तो सीधा निकाल आता, POH निकलेगा, माइनस लॉग ऑफ OH की कंसेंट्रेशन, ये तो हो गया +3 एज यूजुअल जैसे हम कर रहे हैं, माइनस लॉग 5, कुछ नहीं है डेसिमल, खुद ही लगा लो, राइट। सो ये आ जाएगा +3 माइनस, डेसिमल से पहले एक डिजिट है तो 1 - 1 0 पॉइंट, 50 का 0 के नीचे देखेंगे, 6990 लिखा होगा, 50 का 0 के नीचे 6990, बस ये आंसर आ गया आपका, ये आया आपका POH, नॉट आंसर, pH थोड़ी ना निकला अभी, तो माइनस करो इसमें से, ये जाएगा 0.003, 2.3 आ जाएगा, तो pH कितना है 14 माइनस 2.3, क्यों, याद करो अभी बताया था ना, pH प्लस POH 14 होता है, अब ये आपका निकल आया, तो 14 माइनस POH को ही तो pH कहेंगे, तो ये आएगा। जब जब आपका OH दे रखा हो तो आप 14 में से माइनस करेंगे, राइट। थर्ड
थर्ड है 0.002 मोलर HBr, मीन्स 2 into 10 की पावर -3 molar we can write down. So pH is equal to minus log of, no doubt this is the H plus concentration. ये pH is equal to log 2 into 10 की पावर -3. ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, माइनस log 2 हो जाएगा. 0 0 आप पे लगा लो. सो +3 माइनस डेसिमल से पहले 1 डिजिट है तो 1 - 1 0. अब 20 का 0 के नीचे देखेंगे 3010 लिखा होगा. 3010, ठीक है. 3010 ये आपका pH आ जाएगा, है ना. pH के लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगी, फिलहाल आपके लिए इतना बहुत है, आपको देखना आना चाहिए कि pH हमने कैसे देखा. नेक्स्ट, ये pH वाला हमारा क्वेश्चन हो गया. एनसीईआरटी के जितने भी pH वाले हैं उनके हम अलग से वीडियो बना लेंगे. नेक्स्ट है व्हाट इज सॉल्ट, राइट इट्स टाइप. सॉरी, व्हाट इज सॉल्ट, राइट इट्स टाइप्स. सॉल्ट हमेशा एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन से बनता है. जैसे NaCl है, ये सॉल्ट है. किससे बना? बेस NaOH से, एसिड HCl से. ये 4 टाइप्स का है, ठीक है. 4 टाइप्स को समझाने से पहले मैं एक फंडा बताती हूँ, सारा कुछ याद हो जाएगा. देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है HCl, HNO3, H2SO4, HClO4 एटसेट्रा. और वीक एसिड होता है CH3COOH, HCN, H2CO3 एंड सो ऑन. स्ट्रॉन्ग बेस होता है NaOH, KOH, CaOH होल ट्वाइस. और वीक बेस होता है जैसे कि NH4OH, CuOH होल ट्वाइस, ऐसे BeOH होल ट्वाइस, राइट. अगर आपको ये लर्न हो गया तो दुनिया का कोई भी सॉल्ट आज आप आराम से बता सकते हो. जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं NaCN, मैंने बोला NaCN कौन सा सॉल्ट है? NaOH कौन था? स्ट्रॉन्ग बेस है. CN कौन था? वीक एसिड. तो आप कहेंगे इट इज द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड. अगर मैं बोलूं Na2CO3, फिर वही बात, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड. अगर बोलो CH3CONA तो स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड. अब देखो KNO3 स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, K2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, KClO3 स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, NH4Cl वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, CuCl2 वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, CuSO4 वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड. आगे समझ में? कितना आसान है. आप इसको लर्न करो ना, जरूरत ही नहीं है कौन किसका सॉल्ट है, बस आप करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा. सॉल्ट हमारे 4 टाइप्स के हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जैसे इसी पे ले लो, ये वाटर में डुबकी लगाएगा तो NaOH बनेगा, इसका HCN बनेगा. जो बंदा वीक होता है ना, उसके आगे ये वाला निशान जरूर लगता है, यानी कि H+ + CN नेगेटिव, ये इस अवस्था में रहेगा. वीक है ना बेचारा. खुद सोच के देखो, मैं तुमसे कहूं कि NaCN कौन है? बेसिक है कि एसिडिक नेचर है इस सॉल्ट का. वाटर में डुबकी लगाते ही स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा और वीक एसिड बनेगा. तो स्ट्रॉन्ग वाला हिस्सा कौन है? बेस. तो NaCN का एक्व सॉल्यूशन बेसिक होगा. सिमिलरली CH3CONA ये कौन है? इसका एक्व सॉल्यूशन क्या होगा? NaOH तो स्ट्रॉन्ग बेस है, ये वीक एसिड है, ये भी बेसिक होगा, राइट. और अगर मैं आपसे कहूं कि CuCl2, HCl तो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये वीक बेस होगा, तो इसका जो नेट सॉल्यूशन होगा ना वो एसिडिक होगा. तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, वो आप आसानी से बता सकते हैं, ठीक है. अच्छा, न्यूट्रल वाला ना एसिडिक है ना बेसिक, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाला न्यूट्रल होगा. सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, ये सारे सॉल्ट्स हैं. अगर आपने ये लर्न कर लिया तो मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है. और इनके जो pH है ये तो आपको क्रैम करने पड़ेंगे. pH ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, तो pKw - pKb - log C. देखो यहाँ पे वीक बेस था तो pKb है, pKw और log C तो आने ही आना है. सॉल्ट ऑफ वीक, दोनों वीक है. अब दोनों वीक हैं तो pKa भी आएगा, pKb भी आएगा, log C नहीं आएगा बस. तो हाफ ऑफ pKw + pKa - pKb. और जो सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का होगा उसका pH तो 7 होगा. बस एक रह गया वीक एसिड वाला. वीक एसिड में क्या होगा? Ka होगा. ये देखो log Kw हाफ ऑफ log Kw + log Ka - log C.
वीक एसिड है तो के ए आया है, उधर वीक बेस था तो के बी आया है, एंड सो ऑन, राइट। नेक्स्ट है हमारा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। ओके, इसको भी समझने के लिए मुझे अलग से एग्जाम्पल लेने पड़ेंगे। देखो, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का मतलब है, इसको सिंपल लैंग्वेज में समझो, सॉल्युबल जो सॉल्ट घुल जाएगा उसके आयोन का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई, सिंपल लैंग्वेज में, राइट। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ AgCl. इट इज स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट, स्पेरिंगली मतलब थोड़ा घुलता है, सोल्यूबल सॉल्ट ज्यादा नहीं घुलता, बहुत पार्शली घुलता है। इसको आप वाटर में डालेंगे, ऑफ कोर्स वाटर इज टू बी टेकन इन एक्सेस, दिस इज इन द सॉलिड फॉर्म में। इस निशान का मतलब है कि पूरा नहीं घुलेगा। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है फॉरवर्ड या प्रोसेस पूरा नहीं हुआ। सिंपल लैंग्वेज में Ag प्लस एक्वस, चारों तरफ से पानी से घेर लिया गया, Cl नेगेटिव, चारों तरफ से वाटर ने इसको घेर लिया। जहां जहां ये सिंबल आता है, मैंने कितनी बार बोला, वहां K आएगा। अगर ये सिंबल एसिड में आता तो Ka, बेस में आता तो Kb, खाली वाटर होता तो Kw। अब यहाँ पे सॉल्ट है भैया तो KSP हो जाएगा। KSP इज इक्वल टू Ag प्लस की कंसेंट्रेशन इंटू Cl नेगेटिव की कंसेंट्रेशन। इन दोनों को मैं नीचे नहीं लिखना क्योंकि सॉलिड की कंसेंट्रेशन 1 होती है, हम नीचे नहीं लिखते, और वाटर एक्सेस में है तो वाटर इधर चला जाएगा, KSP बन जाएगा। ठीक है, ये KSP वाटर को बीच में लेके बैठा हुआ है, हर एक में था, एसिड में भी था, बेस में भी था। ओके, अगर S इज सॉल्युबिलिटी, अगर इसके S मॉलिक्यूल डिसॉल्व होंगे वाटर में तो ये भी S प्रोड्यूस होंगे, ये भी S। इसको ऐसे समझो, इसके 10 मॉलिक्यूल डिसॉल्व होते हैं तो ये भी 10 बनेंगे, ये भी 10 बनेंगे। अगर S सॉल्युबिलिटी है तो ये भी S बनेगा, ये भी S बनेगा। सो KSP इज इक्वल टू S इंटू S, यानी कि S का स्क्वायर। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgCl का एक्सप्रेशन है S स्क्वायर। एक और ले लेते हैं, NiOH होल ट्वाइस, निकल हाइड्रोक्साइड, इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो बनेगा Ni2 प्लस प्लस 2H नेगेटिव। 2 क्यों लगाया? अरे OH होल ट्वाइस है ना। इसमें भी अगर S सॉल्युबिलिटी है तो निकल के S आयोन्स प्रोड्यूस होंगे, इसके 2S प्रोड्यूस होंगे, 2 लिखा हुआ है ना। अब यहाँ पे KSP क्या आ जाएगा? S इंटू 2S का स्क्वायर, यानी कि S इंटू 2S इंटू 2S, 4S क्यूब आ जाएगा। इसका मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट अलग अलग सॉल्ट का अलग अलग आएगा। यस, एब्सोल्युटली राइट। एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल, A2B3, या कभी कभी लिखा होता है A2X3, एक ही बात है, हम इसको उठा लेते हैं। A2B3 का मतलब है अगर ये वाटर में डालोगे एक्वस मीडियम में तो 2A बनेगा, 2 लिखे ना, यहाँ पे 2 था तो 2 बनाता है ना, 2A बनेगा। चार्ज कितने? ये इसका चार्ज होता है, ये इसका चार्ज होता है, बच्चों वाली बात है, 9th क्लास वाली बात। तो A3 प्लस प्लस B कितने हैं? 3 B बनेंगे, चार्ज कितना है? 2 नेगेटिव। अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S है तो ये 2S बनेंगे और ये 3S बनेगा। तो KSP क्या होगा? 2S का स्क्वायर इंटू 3S का क्यूब, 2S इंटू 2S। ये भी बच्चों वाला ही है, पहले से ही पता है, 108S की पावर 5 आ जाएगा। सो कंक्लूजन क्या निकाला भाई? KSP का एक्सप्रेशन सबका अलग अलग आएगा, डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल कौन सा है। अब हम इसके न्यूमेरिकल्स ले लेते हैं एक बार, यहां से 2-3 NCERT के ले लेते हैं हम लोग। एक बिना NCERT वाला, पहले वो देख लो। द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट फॉर सिल्वर क्लोराइड इतना है, KSP। कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी S निकालना है। ये देखो इसके एक्सप्रेशन में क्या था? S स्क्वायर था, KSP इतना दे रखा है तो S निकालना है, अंडर रूट निकाल लेना है इसका, वेरी सिंपल है ना।
ओके, इस टाइम ना मेरे पास बुक नहीं है तो एनसीईआरटी इसमें ढूंढना पड़ेगा इस बुक में से। लेट मी चेक। एक क्वेश्चन मिल गया हमें। क्वेश्चन है solubility product constant of Ag2CrO4 and AgBr इतना and इतना, calculate the ratio of molarities of their saturated solution। यानी कि solubility, molarity का मतलब solubility है, ठीक है। मैं यही सॉल्व कर देती हूँ। Ag2CrO4 को वाटर में अगर हम डिजोल्व करते हैं तो वी आर गेटिंग 2Ag प्लस, ये देखो 2Ag प्लस, ये इकट्ठा रहेगा, अलग नहीं होएगा, तो प्लस CrO4 नेगेटिव हो जाएगा। अगर सॉल्युबिलिटी S है तो ये 2S बनेंगे, ये S बनेगा, तो KSP इज इक्वल टू 2S का स्क्वायर इंटू S, यानी कि 4S क्यूब हो जाएगा। अब KSP कितना है इसका, 1.1 इंटू 10 टू द पावर -12 इक्वल टू 4S क्यूब, मीन्स S इक्वल टू 4 नीचे आ जाएगा अपॉन 4, और इसका क्यूब रूट निकाल लेंगे, ठीक है। क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, 10 की पावर -12 है, 1.1 को अगर हम करें यहाँ पे और नीचे इसको हटाएंगे 40 ले लेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 1/4 आएगा। अगर 1/4 है ना, एक काम करो 100 अपॉन 100 कर लो, हम कर सकते हैं, इंटू 10 की पावर -12। 100 नहीं ले सकते, पावर ऐसी बनाओ कि 3 से डिवाइड हो जाए 3 से, तो यहाँ पे 3 0 लेनी पड़ेंगी, यहाँ भी 3 ले लो, तो ये आ जाएगा 250 इंटू 10 की पावर -15। तो S इज इक्वल टू 250 इंटू 10 की पावर -15। हमें पावर ऐसी बनानी होती है तो 3 से डिवाइड हो जाए। अगर ये 4 रूट होता तो 4 से हो जाती, 5 होता तो 5 से डिवाइड होनी चाहिए। अब ये पावर तो बाहर निकल आएगी, 3 5 सा 15 होता है, तो ये -5 बाहर निकल आएगा, ये बाहर आ गई। अब 250 का हमको क्यूब रूट निकालना है। एक बात बताओ, 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना होता है, 125। तो 6 इंटू 6 इंटू 6 कितना होता है, 216। तो मुझे नहीं लगता कि ये थोड़ा सा इससे ज्यादा 216 से, ये करके देख लो, 7 इंटू 7 इंटू 7, 49 को 7 से 343, तो ये लगभग 216 के आसपास है, तो आंसर आ जाएगा 6.2 अप्रॉक्सीमेटली इंटू 10 की पावर -5, राइट। अब इसका कैसे निकालेंगे दूसरे वाले का, ये है AgBr का हमने अभी भी देखा, KSP इज इक्वल टू S का स्क्वायर आ जाएगा, तो बस ये KSP इज गिवन, तो S निकालने के लिए अंडर रूट ये आ जाएगा, मीन्स S इक्वल टू अंडर रूट 5 इंटू 10 की पावर -13। देखो 13 2 से डिवाइड नहीं होती है, तो इस पावर को ना -14 बना लो, तो ये हो जाएगा 50 इंटू 10 की पावर -14। मैंने कैसे किया, इंटू 10/10 कर दिया, तो 7 इंटू 7 कितना होता है, 49, तो लगभग 7 के इक्वल है, तो 7.01 इंटू 10 की पावर -7, ठीक है। तो ये देखो इन दोनों में से किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, 10 की पावर -5 ग्रेटर होता है 10 की पावर -7 से, तो हम कहेंगे Ag2CrO4 की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, और डिवाइड कर दो तो इसका रेशियो निकल आएगा। दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। सिर्फ एनसीईआरटी वाले ही करने, एक दो और इसके वो हैं सॉल्व एग्जाम्पल, वो आप कर लेना, राइट। ऐसे ही सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के साथ ना हमारा एक आयोनिक प्रोडक्ट भी होता है। अब आयोनिक प्रोडक्ट क्या होता है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। आयोनिक प्रोडक्ट होता है कि आपने वाटर में आयोन्स कितने डाले हैं। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है जैसे ये रहा, इट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज मोलर प्रोडक्ट ऑफ, यानी कि मल्टीप्लाई ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ इट्स आयोन्स इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, उसे हम कहते हैं KSP। और आयोनिक प्रोडक्ट क्या होता है, सेम टू सेम डेफिनेशन, बस यहां पे लिखोगी इन एनी सॉल्यूशन, कैन बी सैचुरेटेड, कैन बी अनसैचुरेटेड, कोई भी हो सकता है। तो KI और KSP की डेफिनेशन बिल्कुल सेम है,
यानी कि प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ इट्स आयोन्स इन असेचुरेटेड है ना, तो KSP, इन एनी सॉल्यूशन तो KI हो जाएगा, रेज टू द पावर इक्वल टू नंबर ऑफ आयोन्स प्रोड्यूस बाय डिसोसिएशन। मतलब जो आगे लिखा होता है वो पावर भी बनेगा, जैसे 2 लिखा था तो पावर 2 भी बना था, ये मतलब है इसका। अब इसका लॉजिक क्या है देखो, अब मैंने AgCl के मॉलिक्यूल वाटर में डिसॉल्व करे। सपोज फॉर एग्जांपल वाटर कहता है भैया हम तो 10 मॉलिक्यूल घोलेंगे AgCl के, फालतू मत डालना, हम तो डालेंगे। हमने डाल दिए 14 मॉलिक्यूल। जैसे 14 मॉलिक्यूल्स डाले AgCl के, ये देखो उनमें से जो 10 थे ना वो तो घुल गए। पानी कहता है भाई मैं 10 से ऊपर नहीं घोलूंगा, तो बाकी के 4 क्या करेंगे, नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। जो सेटल डाउन हो जाते हैं ना उसी को प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो कंक्लूजन क्या निकला, आपने आयोन्स की संख्या ज्यादा डाल दी, घुलने कम थे, डिसॉल्व कम होने थे, तो प्रेसिपिटेशन हो जाएगी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेसिपिटेशन क्यों होती है? जब जब KI इज मोर देन KSP होगा प्रेसिपिटेशन विल हैपन। जितने आयोन डिसॉल्व होते हैं वाटर में, तुम उससे ज्यादा डालोगे तो वाटर बोलेगा चुपचाप नीचे बैठ जा, तेरे प्रेसिपिटेट बनेंगे, तू फालतू आ गया यहाँ पे। ठीक है, सो सिंपल सा फंड है, प्रेसिपिटेशन विल हैपन व्हेन एवर आयोनिक प्रोडक्ट इज मोर देन KSP। इक्वल होगा तो नो प्रेसिपिटेशन, और लेस होगा तो भी नो प्रेसिपिटेशन। ठीक है, इक्वल में इक्विलिब्रियम भी मेंटेन हो सकता है, बट नहीं, भूल ही जाएगा वो पूरा का पूरा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डिफाइन बफर सॉल्यूशन। अब ये बफर सॉल्यूशन क्या होता है? राइट इट्स टाइप्स विद एग्जांपल। A buffer solution is that which resists any change in its pH value, that is whose pH remains practically constant even when small amount of acid or base is added to it। मतलब क्या है, मेरे पास एक सॉल्यूशन है, उसका pH ना 5 है, मैं चाहती हूँ इसका pH ना बदले, मैंने एक बफर डाल दूंगी इसके अंदर। बफर होता है क्या, अभी पता चल जाएगा। कोई सब्सटेंस है, मैं थोड़ा सा इसमें डाल दूंगी, अब क्या हुआ, थोड़ा सा एसिड डाल दो इसमें तो इसका pH नहीं बदलेगा, बेस डालो तो भी pH नहीं बदलेगा, थोड़ा वाटर डाल दो तो भी pH नहीं बदलेगा। तो बफर ने क्या किया, इसके pH को चेंज नहीं होने देता, भले ही आप थोड़ा सा एसिड डाल दो, थोड़ा सा बेस डाल दो या थोड़ा सा वाटर डाल दो। अब किसी का जी करे मैं तो पूरी एसिड की बोतल उड़ेल दूंगा, उड़ेल दो भाई, तो बफर हार जाएगा, भैया माफ करो, इससे ज्यादा नहीं, हम थोड़े थोड़े एसिड को तो हम न्यूट्रल कर सकते हैं, इतने सारे को नहीं भैया, हमारी भी कोई कैपेसिटी है। चलो, तो बफर कौन है, जो pH को बदलने नहीं देता, चाहे आप उस सॉल्यूशन में एसिड डालो बेस डालो। अब भैया ये बफर है कौन, ये 3 टाइप्स का है। हम 2 टाइप्स भी कह सकते हैं, उसके आगे फर्दर 2 टाइप्स है। सॉल्यूशन ऑफ सिंगल सब्सटेंस, हम एक सॉल्ट ले लें वीक एसिड और वीक बेस का, यानी कि अमोनियम एसीटेट का, ये वीक बेस है वीक एसिड है, इसी का सॉल्ट ले लो, इसको हम कहते हैं बफर सिंगल सब्सटेंस का। एक होता है एसिडिक बफर, वीक एसिड होना चाहिए और उसी का सॉल्ट होना चाहिए स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। ये देखो वीक एसिड और वीक एसिड का सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस के मिक्सचर को कहते हैं एसिडिक बफर। बेसिक बफर में वीक बेस होना चाहिए यानी कि NH4OH और इसका सॉल्ट होना चाहिए स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। ये 3 बफर हो गए। चलो, बफर काम कैसे करता है, व्हाट इज द बफर एक्शन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। सी, मैंने मान लो एसिडिक बफर डाल दिया, एसिडिक बफर का, अच्छा यहाँ बबल एग्जांपल दिया हुआ है, कोई बात नहीं, हमने लिया हुआ है सिंगल सब्सटेंस का, ये बफर डाला मैंने, CH3CONH4, ये मेरा सॉल्यूशन था, ये बफर डाल दिया मैंने। सॉल्यूशन में बफर जाते ही टूट जाएगा, CH3COO नेगेटिव प्लस NH4 पॉजिटिव में टूट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम का निशान होना चाहिए, बिकॉज दोनों कमजोर हैं, बेचारे वीक हैं। अब एक काम करो, इस सॉल्यूशन में ये पड़ा हुआ है, तुम एक चुटकी एसिड डाल दो, एसिड डालोगे H+ डाला तुमने, जैसे H+ डालोगे CH3CO नेगेटिव H+ को न्यूट्रल करके CH3COH बना देगा, यानी कि जो तुमने ऊपर से एसिड डाला था उसको ये खा गया, CH3CO नेगेटिव ने अब्सॉर्ब कर लिया। ठीक है, तो यानी कि ये अब आपका एसिड खत्म हो गया। मान लो आपने गलती से कोई बेस डाल दिया ऊपर से मेरे सॉल्यूशन में, तो उसको NH4 पकड़ लेगा, ये देखो पकड़ के NH4OH बना देगा, और जैसे ये बनाएगा तो वापस नहीं आएगा। अब तुमने एसिड डाला बेस डाला, लेकिन इसका pH बिल्कुल नहीं बदलेगा, इन दोनों ने संभाल लिया। ठीक है, अभी बताया ना, तुम पूरी बोतल उड़ेल दो तो बोलेगा भैया हमारी भी कोई बेस बफर कैपेसिटी होती है। बफर कैपेसिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस एडेड टू 1 लीटर ऑफ बफर अपॉन चेंज इन pH। इसके रेशो को हम बोलते हैं बफर कैपेसिटी। It's defined as the number of moles of an acid or base required to be added to 1 liter of buffer solution so as to change its pH by 1 unit.
राइट, ये इसकी डेफिनेशन है। बफर कैपेसिटी मैक्सिमम कब होती है? जब pH P के A के इक्वल होता है, राइट। राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ बफर सॉल्यूशन। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? एक तो वही कि आपका सॉल्यूशन का pH नहीं बदलेगा, आप काम कर रहे हो। pH ऑफ अवर ब्लड रिमेन्स कांस्टेंट इन स्पाइट ऑफ ईटिंग स्पाइसेस। हम बड़े सारे तीखे, खट्टे और बेसिक मसाले खा जाते हैं, बट अब मरते तो नहीं है, क्योंकि हमारे बॉडी में भी, ब्लड में भी बफर होता है। H2CO3 HCO3 नेगेटिव का बफर काम कर रहा है। और फूड आर्टिकल्स की प्रिजर्वेशन में भी बफर का काम होता है। टू मेंटेन pH ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, जब बैक्टीरिया की ग्रोथ हम करते हैं आर्टिफिशियली, उसमें भी हम लोग एक बफर डालते हैं ताकि pH ना बदले। ठीक है, तो ये हो गया। अब है कॉमन आयोन इफेक्ट। कॉमन आयोन इफेक्ट को समझने के लिए आप ये एग्जाम्पल समझिए। देखो, मैंने AgCl को वाटर में ऐड कर दिया, तो ये बनेगा Ag प्लस प्लस Cl नेगेटिव बन गया। ठीक है, मान लो मैंने इसके 10 मॉलिक्यूल डाले तो मुश्किल से 3 डिसॉल्व हुए, तो इसके 10 में से 7 बच गए। अभी इक्विलिब्रियम का मतलब है आ जा रहे हैं, 3 से ज्यादा नहीं है, राइट। ये बीकर में चल रहा है। एक काम करो, इसी सॉल्यूशन में जिसमें आपने AgCl डाला था वाटर में, ऊपर से KCl डाल दो थोड़ा सा। KCl क्या करेगा? वाटर के अंदर जाते ही पूरा का पूरा टूट जाएगा। अब देखो, क्लोरीन की संख्या बढ़ गई। मान लो किसी भी जहां पे इक्विलिब्रियम चल रहा होता है, तुमने Cl डाल दिया, कॉमन आयोन डाल दिया ऊपर से, तो ये डिस्टर्ब हो जाएगा, बोलेगा ओए इन्होंने क्या डाल दिया ऊपर से, Cl नेगेटिव डाल दिया, चले बाहर निकाल इसको। बाहर कैसे निकलेगा भाई? तुम दोनों मिलके वापस AgCl में कन्वर्ट हो जाओ, किसी ने Cl नेगेटिव डाल दिया। याद है ली शटलर प्रिंसिपल? तुम किसी रिएक्शन में प्रोडक्ट डाल देते हो ऊपर से, तो रिएक्शन तो पीछे चली जाएगी। अब मॉलिक्यूल 3 की बजाय 2 हो जाएंगे, एक पीछे चला जाएगा। ठीक है, यानी कि इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। क्या डालने पर? कॉमन आयोन डालने पर। एंड दिस इज द डेफिनेशन। व्हाट? इट इज डिफाइंड एज सप्रेशन, यानी कि कम हो जाना, ऑफ डिसोसिएशन और ionization of weak electrolyte when a strong electrolyte containing common ion is added to it from outside. अब AgCl की solubility वाटर में डिक्रीज हो जाएगी अगर तुम ऊपर से NaCl डाल दोगे। एक और क्वेश्चन आता होता है नॉर्मली एग्जाम में, NaCl is precipitated when dry HCl gas is passed through its aqueous solution. ये NaCl का सॉल्यूशन है, ये वाटर में घुला हुआ है, कोई प्रेसिपिटेट नहीं है। तुम ऊपर से HCl डाल दो तो Cl कॉमन हो जाएगा, तो NaCl नीचे बैठ जाएगा, यानी कि इसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, यानी कि प्रेसिपिटेट बन जाएगा। ठीक है, दिस इज व्हाट वी कॉल कॉमन आयन इफेक्ट। जितना मैंने इक्विलिब्रियम 2 में कराया है, और अगर आप क्लास 11th में पढ़ते हैं तो आपके लिए इतना सफिशिएंट है। ठीक है, और अगर आपका ब्रेन शार्प है, आप बहुत इंटेलिजेंट है और आपको AIR 1 लेना है, तो भाई आप पूरा चैप्टर करो, NCERT की बैक भी करो। अदरवाइज CBSE में इतना मोर देन सफिशिएंट है, इतना भी याद रह जाए ना तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।